डोरबेल की आवाज़ सुनते ही मुझे झुंझलाहट हुई। लो फिर आ गया कोई। लेकिन इस समय कौन हो सकता है? शायद प्रेस वाला या फिर दूध वाला होगा। 5-10 मिनट फिर जाएंगे। आज सुबह से ही काम में अनेक व्यवधान पड़ रहे हैं। संदीप को ऑफिस जाना है। 9 बज गए 5 मिनट हो गई। 25 मिनट में आलू के पराठे, टमाटर की खट्टी चटनी तथा अंकुरित मूंग का सलाद बनाना ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह डोर बेल बजती रही तो मैं शायद ही बना पाऊँ। मेरे हाथ आटे में सने थे, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देरी हो गई। डोरबेल एक बार फिर बज उठी। मैं हाथ धोकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने काम वाली बाई खड़ी थी। मिसेज शर्मा से मैंने चर्चा की थी, उन्होंने ही भेजा था। मैं उसे थोड़ी देर बैठने का बोलकर अपने काम में लग गई। जल्दी जल्दी संदीप को नाश्ता दिया। संदीप ऑफिस गए। फिर मैं उस काम वाली बाई की तरफ मुखातिब हुई। गहरा काला रंग, सामान्य कदकाठी, आंखें काली लेकिन छोटी, मुंह से सुपारी तंबाकू का बीड़ा, माथे पर गहरे लाल रंग का बड़ा सा टीका, कपड़े साधारण लेकिन सलीके से पहने हुए। कुल मिलाकर सफाई पसंद लग रही थी। मैं मन ही मन खुश थी कि अगर काम में लग जाएगी तो अपने काम के अलावा सब्जी वगैरह काट दिया करेगी या फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर किचन में भी मदद ले सकूंगी। फूहड़ तरीके से रहने वाली बाइयों में से तो किचन का काम कराने का मन ही नहीं करता। फिर मैं किचन का काम निपटाती रही और वह हॉल में ही एक कोने में बैठी रही। उसने शायद मेरे पूरे हॉल का निरीक्षण कर डाला था। तभी तो जब मैं किचन से हॉल में आई तो वह बोली, मैडम घर तो आपने बहुत अच्छे से सजाया है। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब यह बोलो बाई कि मेरे घर का काम करोगी? क्यों नहीं मैडम, अपन का तो काम ही यही है। उसी के वास्ते तो आई हूँ मैं। बस तुम काम बता दो। बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़ा करूँगी मैडम। क्या लोगी और किस टाइम आओगी, यह सब पहले तय हो जाना चाहिए। लेने का क्या मैडम, जो रेट चल रहा है वह तुम भी दे देना। और रही बात टाइम की तो अगर तुम्हें बहुत जल्दी होगी तो सवेरे सबसे पहले तुम्हारे घर आ जाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा होगा। मुझे सुबह जल्दी ही काम चाहिए। 7 बजे आ सकोगी क्या? मैंने खुश होते हुए पूछा। हाँ आऊँगी मैडम, बस एक कप चाय तुमको पिलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चाय का क्या है, मैं 2 कप पिला दूंगी, लेकिन काम अच्छा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा काम साफ और सलीके का रहा तो कुछ देने में भी मैं पीछे नहीं रहूँगी। तुम फिक्र मत करो मैडम, मेरे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अगर पैसा लेऊँगी तो काम में क्यों पीछे रहूँगी। पूरी कॉलोनी में पूछ के देखो मैडम, एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। अरे बंगले वाले तो इंतज़ार करते हैं कि कब सक्कू बाई मेरे घर लग जाए, पर अपन को जास्ती काम पसंद नहीं। अपन को तो बस प्रेम की भूख है। तुम्हारा दिल हमारे लिए तो हमारी जान तुम्हारे लिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है बाई। अब तक मैं उसके बातूनी स्वभाव को समझ चुकी थी। कोई और समय होता तो मैं इस बड़बड़ करने की वजह से उसे लुटा देती, लेकिन पिछले 15 दिनों से घर में कोई काम वाली बाई नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। उसके जाने के बाद मैंने एक नज़र पूरे घर पर डाली। सोफे के कुशन नीचे गिरे थे। पेपर दीवान पर बिखरा पड़ा था। सेंट्रल टेबल पर चाय के 2 कप अभी तक रखे थे। कोकिला और संदीप के स्लीपर हॉल में इधर उधर उल्टी सीधी अवस्था में पड़े थे। मुझे हंसी आई कि इतने बिखरे कमरे को देखकर सक्कू बाई बोल रही थी कि घर तो बड़े अच्छे से सजाया है। एक बार लगा कि शायद सक्कू बाई मेरी हंसी उड़ा रही थी कि मैडम तुम कितनी लापरवाह हो। वैसे बिखरे सामान, मुड़ी तुड़ी चादर, गिरे हुए कुशन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज सुबह से कोई ना कोई ऐसा काम आता गया कि मैं घर को व्यवस्थित करने का समय ही नहीं निकाल पाई। जल्दी जल्दी हॉल को ठीक करके मैं अंदर के कमरों में आई। वहाँ भी फैलाव का वैसा ही आलम। कोकिला की किताबें इधर उधर फैली हुई थी। गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कितना समझाती हूँ कि कम से कम गीला तौलिया तो बाहर डाल दिया करो, और अगर बाहर न डाल सको तो दरवाजे पर ही लटका दो। लेकिन बाप बेटी दोनों में से किसी को इसकी फिक्र नहीं रहती। मैं तो हूँ ही बाद में सब समेटने के लिए। तौलिया बाहर अलंगनी पर डाल ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो वहाँ भी क्रीम, पाउडर, कंघी सब कुछ फैला हुआ। पूरा घर समेटने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई। बाप रे, 11 बज गए। 1 बजे तक लंच भी तैयार करना है। कोकिला 1:30 बजे तक स्कूल में आ जाती है। संदीप भी उसी के आसपास दोपहर का भोजन करने घर आ जाते हैं। मैं फुर्ती से बाकी के काम निपटा लंच की तैयारी में जुट गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे सक्कू बाई अपने को समय की सख्त पाबंद तथा दी गई जबान को पूरी तत्परता से निभाने वाली एक कर्मठ काम वाली साबित करते हुए आ पहुँचे। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई।
खुशी इस बात की थी कि चलो आज से बर्तन कपड़े का काम कम हुआ। आश्चर्य इस बात का कि आज तक मुझे कोई ऐसी कामवाली नहीं मिली थी जो वादे के अनुरूप समय पर आती। दिन बीतते गए, सक्कूबाई नियमित समय पर आती रही। मुझे बड़ा सुकून मिला। कोकिला तो उससे बहुत हिल मिल गई थी। सवेरे कोकिला से उसकी मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन दोपहर को वह कोकिला को कहानी सुनाती, कभी कभी उसके बाल ठीक कर देती। जब मैं कोकिला को पढ़ने के लिए डांटती तो वह ढाल बनकर सामने आ जाती। क्या मैडम, क्यों इतना डांटती हो? अभी उम्र ही क्या है बेबी की? तुम देखना कोकिला, बेबी खूब पढ़ेगी, बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अभी तो उसको खेलने दो। तुम चौथी कक्षा की बेबी को हर समय पढ़ने को कहती हो। एक दिन मैंने कहा, सक्कूबाई तुम नहीं समझती हो, अभी से पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तो बाद में कुछ नहीं होगा। इतना कंपटीशन है कि अगर कुछ करना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएगी। मेरे को सब समझ में आता है मैडम, तुम अपनी जगह ठीक हो, पर मेरे को ये बताओ कि तुम अपने बचपन में खुद कितना पढ़ती थी? क्या कमी है तुमको? सब सुख तो भोग रही हो ना। ऐसे ही कोकिला बेबी भी बहुत सुख होगी। और मैडम, आगे कितना सुख है कितना दुख है ये नहीं पता। कम से कम उसके बचपन का सुख तो उससे मत छीनो। सक्कूबाई की यह बात मेरे दिल को छू गई। सच तो है, आगे का क्या पता, अभी तो हंस खेल ले। वैसे भी सक्कूबाई की बातों के आगे चुप ही रह जाना पड़ता था। उसे समझना कठिन था, क्योंकि उसकी सोच में उससे अधिक समझदार कोई क्या होगा। मेरे कहते ही कि सक्कूबाई तुम नहीं समझ रही हो, वह तपाक से जवाब देती कि मेरे को समझ में आता है मैडम, मैं कोई अनपढ़ नहीं। मेरी समझ पढ़े लिखे लोगों से आगे है। मैं हार कर चुप हो जाती हूँ। धीरे धीरे सक्कूबाई मेरे परिवार का हिस्सा बनती गई। पहले दिन से लेकर आज तक काम में कोई लापरवाही नहीं, बेवजह कोई छुट्टी नहीं। दूसरे के यहाँ भले ही न जाए, पर मेरा काम करने ज़रूर आती। न जाने कैसा लगाव हो गया था उसको मुझसे। ज़रूरत पड़ने पर मैं भी उसकी पूरी मदद करती। धीरे धीरे सक्कूबाई काम वाली की निश्चित सीमा को तोड़कर मेरे साथ स्वभाव से बात करने लगती। वह मुझे मेरे सादे ढंग से रहने की वजह से अक्सर टोकती। क्या मैडम, थोड़ा सा सच सवर कर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे वास्ते रोज़ गजरा लाती हूँ, तुम उसे कोकिला बेबी को लगा देती हो। मैं हंसकर पूछती हूँ, क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? वह बात नहीं है मैडम, अच्छी तो लगती हो, पर थोड़ा सा मेकअप करने से ज़्यादा अच्छी लगोगी। अब तुम ही ना देखो, मेहरा मैम साहब कितना सस्ती हैं, एकदम हीरोइन के माफिक लगती हैं। उनके पास समय है सक्कूबाई, वे कर लेती हैं, मुझसे नहीं होता। समय की बात छोड़ो, वे तो टीवी देखते देखते नेल पॉलिश लगा लेती हैं, बाल बना लेती हैं, हाथ पैर साफ कर लेती हैं। तुम तो टीवी देखती नहीं, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर समय बर्बाद करती हो। टीवी से बहुत मनोरंजन होता है मैडम, और फ़ायदा यह है कि देखते देखते दूसरा काम भी हो सकता है। किताबों में या फिर तुम्हारे अखबार में क्या है? रोज़ वही समाचार, उस नेता का उस नेता से मनमुटाव, महंगाई और बढ़ी, पेट्रोल और किरोसिन महंगा, फला की बीवी फला के साथ भाग गई, जमीन के लिए भाई ने भाई की हत्या की, रोज़ वही काहे को पढ़ना। अरे थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। सक्कूबाई रोज़ मुझे कोई ना कोई सीख दे जाती। अब मैं उसे कैसे समझाती कि पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है, इसलिए पढ़ती हूँ। एक दिन सक्कूबाई काम पर आई तो उसने अपनी थैली में से मोगरे के 2 गजरे निकाले और बोली, लो मैडम, आज मैं तुम्हारे लिए अलग और कोकिला बेबी के लिए अलग गजरा लाई हूँ। आज तुमको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है सक्कूबाई, मैं ज़रूर लगाऊंगी मैडम। अगर तुम बुरा न मानो तो आज मैं तुमको अपने हाथों से तैयार कर देती हूँ। कुछ संकोच और लज्जा से बोली वह। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है, पर क्या करोगी मेरे लिए? मैंने हंसकर पूछा। बस मैडम तुम देखती रहो, कहकर वह जुट गई। मैंने भी आज उसका मन रखने का निश्चय कर लिया था। सबसे पहले उसने मेरे हाथ देखे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा व्यक्त करते हुए नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दिया। नेल पॉलिश लगाने के बाद खुद ही मुग्ध होकर मेरे हाथों को देखने लगी और बोली, देखा मैडम, हाथ कितना अच्छा लग रहा है। आज साहब जी आपका हाथ देखते ही रह जाएंगे। मैंने कहा, सक्कूबाई, साहब का ध्यान माथे की बिंदिया पर तो जाता नहीं, भला वे नाखून क्या देखेंगे? तुम्हारे साहब बहुत सादगी पसंद है। मेरा इतना कहने पर वह बोली, मैं ऐसा नहीं कहती मैडम कि साहब जी का ध्यान मेकअप पर नहीं रहता है। अरे अपने साहब जी तो पूरे देवता हैं। इतने सालों से मैं काम कर पर लगी हूँ, पर साहब जी जैसा भला मानुस मैंने कभी नहीं देखा। मेरा कहना तो बस इतना है कि सजना संवरना आदमी को बहुत भाता है। वह दिन भर थक कर घर आए और घर वाली मुचड़ी हुई साड़ी और बिखरे हुए बालों से उसका स्वागत करे तो उसकी थकान और बढ़ जाती है।
लेकिन यदि घर वाली तैयार होकर उसके सामने आए तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। मैं अधिक बहस न करते हुए चुप होकर उसका व्याख्यान सुन रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे कुछ कहने पर वह तुरंत बोल देगी कि मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ मैडम। इस बीच उसने मेरी चूड़ियाँ बदली, कंघी की, गजरा लगाया, अच्छी सी बिंदी लगाई। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई तब उसने मुझे छोड़ा। फिर अपना काम निपटाकर वह घर चली गई। मैं भी अपने कामों में लग गई और यह भूल गई कि आज मैं गजरा वगैरह लगाकर कुछ स्पेशल तैयार हुई हूँ। दरवाजे की घंटी बजी। संदीप आ गए थे। मैं उनसे चाय के लिए पूछने लगी तो वे बड़े गौर से मुझे देखने लगी। मैंने उनसे पूछा कि चाय बनाकर लाऊं क्या, तो वे मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो। आज तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी ताजगी झलक रही है कि थकान दूर करने के लिए यही काफ़ी है। इसके सामने चाय की क्या ज़रूरत है। मैं अवाक होकर उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा कि सक्कू बाई चिढ़ा चिढ़ा कर कह रही है, देखा मैडम, मैं कहती थी ना कि मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मन के भीतर कुछ हिल सा गया था। वर्षों बाद संदीप की आंखों में मेरे लिए ऐसा ठहराव, ऐसा अपनापन मैंने देखा। वह मुस्कुराहट केवल चेहरे पर नहीं थी, वह कहीं भीतर उतरी चली जा रही थी। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। संदीप ने हल्के से मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोले, किताबें पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन आज लगा कि तुमने खुद को भी पढ़ लिया है। मैं कुछ न कह सकी, शब्द जैसे गले में अटक गए हूँ। इतने में कोकिला स्कूल से लौट आई। मुझे इस तरह सजा देखकर वह उछल पड़ी। मम्मी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने हंसकर उसे पास बिठा लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि सुंदर दिखना कोई बनावटी काम नहीं है, बल्कि कभी कभी अपने होने को स्वीकार कर लेना काम है। अगले दिन सक्कू बाई आई तो मैंने सहज ही कहा, सक्कू बाई, कल तुम्हारी बात सच हो गई। वह आंखें फैला कर बोली, क्या हुआ मैडम। मैंने संदीप की बात उसे बताई। वह खुशी से ताली बजा उठी। मैं बोली थी ना मैडम, अपन कोई अनपढ़ नहीं है, और देखो, जब घर की औरत खुश रहती है ना तो पूरा घर अपने आप चमकने लगता है। दिन बीतते गए। मैं पहले जैसी ही रही, किताबें पढ़ती, अखबार देखती, घर संभालती, लेकिन अब बीच बीच में अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने लगी। कभी गजरा लगा लिया, कभी बिंदी बदल दी, कभी बस आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा ली। एक सुबह सक्कू बाई आई, लेकिन उस दिन वह कुछ बुझी बुझी सी थी। काम करते करते उसकी आंखें भर आई। पूछने पर बोली, मैडम, आज अपन आखिरी दिन आई हैं। मेरा दिल धक से रह गया। क्यों, क्या हुआ। उसने गहरी सांस ली। मेरे आदमी का तबादला दूर गांव में हो गया है, अपन को भी जाना पड़ेगा। मेरी आंखें नम हो गई। कोकिला तो उससे लिपट ही गई। सक्कू बाई, आप नहीं जाओ। वह रो पड़ी। सक्कू बाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, खूब हंसना, खूब खेलना, और अपनी मम्मी को भी कभी उदास मत होने देना। जाते समय उसने मेरी हथेली अपने हाथों में ले ली। मैडम, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, बस खुद को कभी भूल मत जाना। घर संभालते संभालते अगर खुद को खो दोगी तो घर भी सूना हो जाएगा। दरवाज़ा बंद हुआ। घर एकदम खाली खाली सा लगने लगा, लेकिन उस खालीपन में भी कुछ छूट गया था। एक सिखावन, एक अपनापन और एक आईना, जिसमें मुझे खुद को देखने की आदत पड़ गई थी। शाम को संदीप ने पूछा, आज सक्कू बाई नहीं आई क्या। मैंने धीरे से कहा, वह चली गई, लेकिन बहुत कुछ छोड़ गई है। आज भी कभी कभी जब मैं गजरा लगाती हूँ या आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती हूँ तो लगता है जैसे कहीं पास से आवाज़ आती है, देखा मैडम, अपन कोई अनपढ़ नहीं है। और मैं मन ही मन उसे धन्यवाद दे देती, उस काम वाली बाई को, जिसने बिना पढ़े लिखे मुझे जीवन का एक बहुत गहरा पाठ पढ़ा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।